वायुसेना ने एक कृत्रिम सतह का निर्माण किया, जो कि AN-32 के लिए एक आकर्षक भूमि है। 2009 में नायोमा एयरफील्ड में अपने उद्घाटन लैंडिंग पर एक IAF-N-32 विमान न्योमा में उतरने पर इंजनों को चालू रखा गया था। अच्छी तरह से योग्य चाय के बाद हम धूल के तूफान को पीछे छोड़ते हुए आसमान में वापस आ गए। ये कहानी सूर्यकांत चाफेकर एयर वाइस मार्शल इंडियन एयरफोर्स की है। चीन को परेशान करने वाले मुख्य कारणों में से एक वास्तविक नियंत्रण रेखा या LAC की भारतीय सीमा पर सीमा अवसंरचना का निर्माण है। जब सड़क, पास, पुल और उच्च लैंडिंग मैदान दुर्गम इलाकों में आते हैं, तो वे प्रतिकूल स्थिति का कारण बनते हैं, और जब ये क्रियाशील हो जाते हैं, तो सीमा के दूसरी तरफ के पदों को संभालने वालों के लिए खतरा बहुत कम हो जाता है। दौलत बेग ओल्डी या DBO और फुकरे ट्रायल लैंडिंग की सफलता मेरे पूरे स्क्वाड्रन के लिए एक महान मनोबल बढ़ाने वाली और मेरे लिए एक प्रोत्साहन थी। तो दिल मांगे मोर का मूड था। इसलिए अपने रणनीतिक महत्व के कारण न्योमा को 2009 में अगले गंतव्य के रूप में पहचाना गया। लेकिन इससे पहले कि हम वास्तविक नियोजन और ट्रायल लैंडिंग पर चर्चा करें, मैं एक बहुत ही दिलचस्प प्रकरण बताता हूं। हमें सूचना सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है? जनवरी 2009 में सैन्य पत्रिका जेन की इंटेलिजेंस रिव्यू ने माउंटेन टेंशन, भारत के पास चीन के हवाई ठिकानों को ब्रायन क्लॉली, एक दक्षिण एशिया विश्लेषक और पाकिस्तान के पूर्व रक्षा अटैची शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया। लेखक ने उत्तरी क्षेत्र में भारत की बढ़ती हवाई क्षमता का मूल्यांकन किया था और परिणाम इसके उत्तरी पड़ोसी पर होगा। अपने लेख में क्लोगली ने 2008 में हुए DBO और फुक में ट्रायल लैंडिंग पर विचार विमर्श किया था। उन्होंने सैटेलाइट इमेज और गहन अध्ययन की मदद से न्योमा में एक हवाई क्षेत्र के निर्माण की संभावना की भी भविष्यवाणी की थी। अग्रिम लैंडिंग ग्राउंड की वास्तविक परीक्षण लैंडिंग को सितंबर 2009 में निष्पादित किया गया था। क्लॉली के लेख के लगभग 9 महीने बाद उसी वर्ष जनवरी में प्रकाशित किया गया था, जब पूरी परियोजना केवल नियोजन चरण में थी। यह इस तरह की मीडिया रिपोर्ट है जो हमें निरंतर आधार पर हमारी सूचना सुरक्षा तंत्र की समीक्षा करने के लिए मजबूर करना चाहिए। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां उपग्रह उस क्षेत्र की छवियों को मुस्कुरा रहे हैं जो हमारे विरोधियों पर रुचि ले सकते हैं। अंतरिक्ष सुरक्षा इसका जवाब है, और भारत ने अपना पहला एंटी सैटेलाइट ASAT मिसाइल परीक्षण मिशन शक्ति का संचालन करके इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। क्यों नायोमा रणनीतिक बन जाता है? उत्तरी क्षेत्र के भौगोलिक मानचित्र पर एक नजर आपको दिखाएगा कि चीन केवल 2 अक्षों के माध्यम से हमारे क्षेत्र में आगे मार्च कर सकता है, क्योंकि ये केवल घाटियों के माध्यम से परक्राम्य है। उच्च पर्वतमाला आसान पहुंच से इनकार करते हैं। पहली धुरी दौलत बेग ओल्डी शोक दरबुक नुब्रा से एक है। यह सैनिकों और वाहनों की आवाजाही के लिए एक कठिन मार्ग है, क्योंकि सेजा कांडी के पास मार्ग विश्वासघाती और कठिन हो जाता है। अन्य अक्ष में सिंधु नदी को पार करना, घाटी से न्योमा तक और उसके बाद लेह शामिल है। यह बहुत आसान मार्ग है, क्योंकि यह एक घाटी से होकर जाता है। इसलिए लेह लद्दाख में सबसे महत्वपूर्ण शहर तक चीनी आसान पहुंच को अस्वीकार करने या लेह तक मार्च करने की उनकी कठिनाई को बढ़ाने के लिए इस मार्ग पर एक हवाई क्षेत्र का होना महत्वपूर्ण था। न्योमा वांछित फ्लैट भूमि उपलब्धता के साथ एकमात्र स्थान था जहां एक रनवे का निर्माण किया जा सकता था। न्योमा एक गांव है और उपखंड मुख्यालय और लद्दाख के लेह जिले में ब्लॉक है। यह लेह तहसील में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह शहर लेह लोमा हानले मार्ग पर स्थित है। न्योमा चुमाथांग से 41 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह माहे गांव से 23 किलोमीटर दूर है और चीनी सीमा से लगभग इतनी ही दूरी पर है। व्यवहार्यता प्रथम, मेरे स्क्वाड्रन ने इस क्षेत्र में एक हवाई क्षेत्र के निर्माण की व्यवहार्यता की जांच की चुनौती ली। N-32 विमान द्वारा सैनिकों के एक पैराड्रोप को पहले प्रयास किया गया था और परिणाम उत्साहजनक थे। अगला कदम रनवे के निर्माण की व्यवहार्यता की जांच करना था। ग्राउंड रिकेट्स ने चुनौतियों को सामने लाया।
जो साइट फेंक देगी। न्योमा के आसपास का सपाट क्षेत्र, जो नदी के तल के बगल में है, एक हवाई क्षेत्र के निर्माण के लिए पर्याप्त था। चूंकि साइट एक नदी के बगल में है, इसलिए पूरा क्षेत्र रेतीला और जमीन का संघनन था, जैसा कि डीबीओ या फुक में निष्पादित किया गया था, संभव नहीं था। एक समतल जगह जो इस समतल मैदान की शुरुआत में सही थी, परिकल्पना के लिए एक बाधा थी। समाधान खोजने के लिए एक अधिक गहराई से अध्ययन किया गया और एक निर्णय लिया गया कि 6500-7000 फीट के रनवे का निर्माण किया जा सकता है। अगली चुनौती भूमि संघनन थी, ताकि यह एक लैंडिंग विमान का वजन ले सके। सतह को सख्त करने के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध रेत के साथ एक सीमेंट जैसी यौगिक RB-18 का उपयोग किया गया था। सेना की बैक ब्रेकिंग कड़ी मेहनत के बाद, हालांकि पानी की उपलब्धता, जो सीमेंट जैसे कंपाउंड के उपयोग के कारण बहुत आवश्यक थी, कार्य की जटिलताओं में वृद्धि हुई और एक रनवे, हालांकि अनपेव्ड कच्चे, सितंबर 2009 के मध्य तक तैयार था। 7000 फीट 13500 फीट की ऊंचाई पर रनवे AN-32 ऑपरेशन के लिए तैयार था। सर्किट पैटर्न, एक साथ शुरू होने वाले लैंडिंग के लिए सर्किट पैटर्न तैयार करने का मेरा काम। संभवतः आपात स्थिति का अभ्यास किया गया। वास्तव में सर्किट पैटर्न रनवे की तत्परता से पहले उड़ाया गया था और हम एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए तैयार थे। यद्यपि रनवे की ऊंचाई डीबीओ से लगभग 3000 फीट कम थी, अन्य सभी उड़ान चुनौतियां समान थी: उच्च ऊंचाई वाले संचालन और हवाई क्षेत्र के आसपास के ऊंचे पहाड़ विमान के लिए कम पैंतरेबाजी स्थान छोड़ते हैं। इसके अलावा फाइनल में हमारे AN-32 को शुरू में पहाड़ी को खाली करने के लिए रनवे की बाईं ओर केंद्र रेखा को बनाए रखना पड़ता था, जो कि पहाड़ी की चढ़ाई को पार करने के बाद पथ पर पहुंचने के लिए बहुत करीब था। फिर रनवे के साथ अंतिम संरेखण के लिए एक सुरक्षित लैंडिंग को निष्पादित करने के लिए किसी को जल्दी से दाएं मुड़ना पड़ा और इसके लिए समय कम था, तो इस कार्रवाई के लिए कठिनाई की डिग्री अधिक थी। इस बीच मुझे अगस्त 2009 से चंडीगढ़ से एयर मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। इसलिए मैंने मिशन के लिए अपने स्क्वाड्रन QFI क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगर मैं बाहर निकलता हूं, तो भी ट्रायल लैंडिंग पूरी हो सकती है। भारतीय वायुसेना IAF के लिए यह कार्य अत्यधिक महत्व का था, इसलिए यह सोच थी, मेरे साथ या उसके बिना शो चलना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं होना था। मेरी नई पोस्टिंग रद्द कर दी गई और ट्रायल लैंडिंग 18 सितंबर 2009 को उन्नत हुई। इस बार अगले वायु अधिकारी कमांडिंग इन चीफ AOC-in-C ने चार्ज ग्रहण किया था और वह कॉकपिट में चालक दल के रूप में नहीं बल्कि एक यात्री के रूप में मिशन के लिए सवार थे। हवाई क्षेत्र के निर्माण के दौरान पर्यवेक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सेना के कमांडर भी बोर्ड में थे। मुझे अभी भी अपने एक जूनियर अधिकारी द्वारा एक प्रश्न याद है, वरिष्ठ अधिकारी इतने कठिन मिशन में यात्रियों के रूप में यात्रा क्यों करते हैं? क्या इससे चालक दल पर प्रदर्शन करने का दबाव नहीं बनता है? यदि वे बोर्ड पर नहीं है तो क्या यह मिशन सफल नहीं होगा? उनका सवाल तर्कसंगत था, क्योंकि सीमा के करीब इन सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मेरे सभी 3 ट्रायल लैंडिंग के लिए एक एयर मार्शल हमेशा बोर्ड पर था। मुझे उन्हें कारण बताने के लिए नेतृत्व पर एक सबक देना था। प्रमुख एक सामने से अग्रणी था। मैंने इसे बहुत विश्वास के बिना कहा था, क्योंकि कुछ 7 साल पहले 2002 में मैं कॉकपिट में एयर मार्शल के साथ सह पायलट के रूप में कारगिल में एक महत्वपूर्ण मिशन में विफल रहा था। पहली उड़ान हमने चंडीगढ़ से उड़ान भरी और तैयार परिपथ पैटर्न का अनुसरण करते हुए लगभग पहाड़ियों पर मंडराते रहे। दृष्टिकोण मापदंडों को वांछित के रूप में स्थापित किया गया था। छोटे फाइनल पर विमान को रनवे की बाईं ओर की केंद्र रेखा से थोड़ा संरेखित किया गया था। हालांकि छोटे फाइनल पर पहाड़ी की चढ़ाई को पार करने के बाद विमान को लैंडिंग से पहले सेंटर लाइन पर वापस लाया गया।
उच्च टैज सच्चा एयर स्पीड के कारण लंबी फ्लोटिंग के बावजूद लैंडिंग सुचारू और अच्छी तरह से निष्पादित की गई थी। जमीन पर इंजनों को चालू रखा गया था। ओ किन्सी और गो किन्सी ने सभी इंजीनियरिंग रेजिमेंट अधिकारियों और पुरुषों को कम से कम समय में हवाई क्षेत्र तैयार करने के लिए बधाई दी। अच्छी तरह से योग्य चाय के बाद हम अपने प्रस्थान के लिए तैयार थे। टेक ऑफ आसान था, लेकिन कुछ धक्कों के बिना नहीं और बहुत सारे धूल विमान के पीछे उठाए जा रहे थे। पायलट मंजूरी के लिए कुछ और लैंडिंग की गई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भविष्य की योजना से पता चलता है कि एक बिटुमेन रनवे के रिले को मंजूरी मिल गई है और जल्द ही एक पक्का रनवे तैयार हो जाएगा। यदि रनवे का निर्माण किया जाता है तो लड़ाकू विमानों सहित सभी प्रकार के विमान इस हवाई क्षेत्र से संचालित हो सकेंगे। 17 महीनों में लगभग 43 वर्षों के बाद अपार सामरिक महत्व के 3 हवाई क्षेत्रों को चालू कर दिया गया। सभी तीनों में सामान्य विशेषताएं थी। 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई, सभी अनपेवर्ड रनवे, कुक का एयर स्ट्रिप, ये सभी LAC के बहुत करीब स्थित हैं और सभी उच्च पर्वत श्रृंखलाओं और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हैं। तीनों को बांधने वाली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनका रणनीतिक महत्व है। मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर लगभग 4 दशकों तक प्रयास नहीं किया। एक निश्चित रूप से गर्व महसूस होता है कि एक सामरिक स्तर पर प्रस्तावित, योजनाबद्ध, कल्पना और क्रियान्वित किया गया जो संकट के इस समय में राष्ट्र के लिए एक रणनीतिक लाभ साबित हो रहा है। AVM सूर्यकांत चिफेकर 48 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर थे और 2017 में भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हुए। दृश्य व्यक्तिगत है।